मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पर है आर के बराबर रहा है उनके वेक्टर सम के बराबर। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, ईस्ट दिल्ली, यमुना विहार। पिछले क्लासेस में मैंने डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस खत्म किया था। आज जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो शुरुआत करते हैं। वेक्टर में सबसे पहले आता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सिर्फ वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मास 10 kg, इट इज द मास। अब आप सब्जी वाले से जाके कहोगे भैया 5 किलो आलू दो, दे देगा। लेकिन आप उससे जाके बोलोगे 5 किलो आलू टुवर्ड्स नॉर्थ दो, तो ये तो फनी चीज हो गई ना, यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके अंदर वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क डन, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके अंदर सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स वाई उन्हें हम कहेंगे क्या चीज? स्केलर। अब आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है भाई? तो वेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। वेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करें, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। अब सुनो, डेफिनेशन में इतना ही होता भाई कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उन्हें वेक्टर कहते हैं। बट कुछ टीचर लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इसके साथ और भी जोड़िए। वो ये जोड़ने के लिए कहते हैं कि भाई तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करें, उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। तो भाई जो अभी मैंने बोला है वो उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशंस के अंदर नहीं आता। ठीक है, अगर आप लिखते हो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे आपने कहा स्पीड स्केलर है, आपने कहा स्पीड स्केलर है, पूछा गया क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है सर, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर, है ना भैया? तो अब कहोगे भैया स्पीड स्केलर क्यों है? तो आप बोलोगे क्योंकि इसका हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं फॉलो करता, तो आप कहोगे ये स्केलर है। ये कोई बात थोड़ी हुई, आप तो लौट के वहीं आ गए। जैसे आपने क्या बोला? स्पीड स्केलर है। व्हाई? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि वो स्केलर है। तो ये लॉजिक नहीं हुआ ना, आपने बच्चे को घुमा के वहीं पहुंचा दिया। सो दिस इज नॉट प्रॉपर लॉजिक, है ना? सिंपल सी थ्योरी है यार। देखो, वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करें, वो वेक्टर्स कहलाते हैं। आप ऐसे ही कह सकते हो। अब आया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएशन। वही बात है, एक में डायरेक्शन नहीं है, दूसरे में डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है इसलिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो कर रहा है ना? अब वेक्टर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, है ना भैया, मोमेंटम, इंपल्स, वेट, ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। और चीज एडिशन जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हैं कि, और अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करे तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। राइट है, मतलब डायरेक्शन वेरिएबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो स्केलर एंड वेक्टर। अब बारी आई वेक्टर। बेटा, वेक्टर्स को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। सर, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शंस, है ना? अब बात आई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर। हाँ जी, सुनिए। चले मान लेते हैं एक वेक्टर ये ए है, और भैया दूसरा वेक्टर ये बी है। We have two vectors, vector A and vector B. अगर मेरे को इसका वेक्टर एडिशन करना है, तो फंडा ये है, वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड विद हेड टू टेल। मतलब जहां पे पहले वेक्टर का हेड खत्म होगा, दूसरे वेक्टर की शुरुआत वहीं से होगी। इसका मतलब भाई हम ये बनाएंगे वेक्टर ए, बन गया, और यहां से जोड़ दिया वेक्टर बी। ध्यान से देखो, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल दोनों एक साथ क्या हो गया? जुड़ गया, हो गया।
इसका मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। जी, आप यहां चल के वहां पहुंच गए तो इनिशियल वो फाइनल हुआ। अगर आपने इनिशियल से फाइनल को मिला दिया तो जो बनेगा उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये इन दोनों वेक्टर्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। अभी आपने तो कहा था ना कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो करते हैं, तो ठीक तो है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आपने इनिशियल से फाइनल को मिलाया, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जो आएगा उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, और वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। और समझो, जैसे मान लो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी। अब आपको इसे वेक्टर एडिशंस के थ्रू सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए बनाया जी सर, और वेक्टर बी को ऐसे जोड़ दिया जी सर, हेड टू टेल 90 डिग्री पे जोड़ा गया क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं। भैया अगर आप इनिशियल से फाइनल को मिलाओगे तो जो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर दैट्स इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। अब बात को समझो, मिटाते हैं सर और फिर से समझिएगा इसको। हाँ जी लो, चलिए मान लीजिए एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू मतलब मॉडुलस 5 न्यूटन के बराबर है। बेटा बात ध्यान सुनना, अगर ये वेक्टर ए है और आपने इसे अंडर मॉडुलस लगा दिया तो बन जाएगा ए, क्योंकि मॉडुलस लगाने से डायरेक्शन हट जाता है, क्योंकि मॉडुलस का तो वैल्यू होता है, वैल्यू। तो वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। सिमिलरली सपोज कीजिए वेक्टर बी है और इसका मॉडुलस मान लेते हैं सर, चलो जी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा, इसको 4 न्यूटन ले लेते हैं। ये देखिए सब 4 न्यूटन और इसको मैंने मान लिया कितना, बोलो 3 न्यूटन। चलो वेक्टर ए का मॉडुलस 4 न्यूटन, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना, बोलो 3 न्यूटन है। तो सर आइए ध्यान से देखें, अगर मान लो ये वेक्टर ए बनाया गया और ये बनाया गया वेक्टर बी, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप क्या करोगे सर, वेक्टर ए ऐसे बनाया और वेक्टर बी ऐसे बनाया, हेड टू टेल जोड़ दिया, इनिशियल से फाइनल को मिलाया, उसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर दैट्स इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी राइट एंगल है। अब कहीं आपके दिमाग में बात यह हो कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर मेरे को आर निकालना हुआ तो 4 + 3 = 7, तो ये आप गलत कर रहे हो सर। ध्यान से देखा नहीं आपने, क्या किया, इस पर से एरो हटा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर सम, जबकि यहां पे क्या बेटा जी, वेक्टर सम है। सो जो आपने 7 न्यूटन लगाया ये गलत है, रॉन्ग है। आपको स्केलर सम नहीं करना है, क्योंकि जो आर वेक्टर है वो ए और बी का वेक्टर सम है। तो व्हाट इज वेक्टर सम? वेक्टर सम का मतलब होता है ए और बी के बीच जो एंगल बना, ए और बी के बीच एंगल कौन सा बना भैया, 90 डिग्री। आपको इसके अकॉर्डिंग में रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको इसके भी ए और बी के बीच जो एंगल बना उसके अकॉर्डिंग में रिजल्टेंट को आपको निकालना है। सो अगर ध्यान से देखो तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है जी, तो यहां तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। जैसे यू कैन राइट आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी आर निकालना हुआ लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आर निकला वो क्या निकला, बोलो 5 न्यूटन। क्या निकला, 5 न्यूटन निकला। तो क्या वो 7 न्यूटन के बराबर है? नहीं सर। तो यही तो कह रहा हूं सर, रिजल्टेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और रिजल्टेंट जिन वेक्टर्स की साथ से मिलकर बना है उनके वेक्टर सम के बराबर होता है, स्केलर सम के बराबर नहीं होता है। समझा? सो दैट इज रिजल्टेंट। याद रखेगा, रिजल्टेंट ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। चलिए अब कुछ बातें आपको और समझा देता हूं सर। जैसे हाँ जी, अब इसी बात पे समझना है, फिर से बोलता हूं सर लिखा गया वेक्टर ए है एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, क्या बन गया, ए, और ए इज कॉल्ड एज स्केलर, मतलब क्या हो गया, वैल्यू। इसका मतलब अगर आपने वेक्टर का मॉडुलस ले लिया, उस पर से एरो हट जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा, इसका मतलब सर सिर्फ उसकी वैल्यू रह जाएगी, राइट है। तो अब समझ में आ गया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। वेक्टर्स को हमेशा हेड टू टेल जोड़ेंगे और इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, जो आएगा उसे क्या कहोगे आप, रिजल्टेंट कहोगे। और जो रिजल्टेंट होगा वो उन तमाम वेक्टर्स जिसकी सहायता से वो बना हुआ है उसके वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए आपको बताते हैं, वेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। सवाल ये उठा भाई, सपोज करो, इमेजिन कि भैया हमारे पास एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर कितना, बोलो बी है। दो वेक्टर से ए एंड बी।
सर उनकी वैल्यूज गिवन है और उनके बीच का एंगल सर 90 डिग्री नहीं गिवन है, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आप। उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 120 डिग्री है, 37 डिग्री, 84 डिग्री है, तो फिर आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए जिस लॉ का इस्तेमाल किया गया उसका नाम लिखा गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, सुनिए तो लिखा मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। चले भाई, पैरेललोग्राम को बताया ना बेटा, पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड मतलब एक ही पॉइंट से निकले दो साइड्स होनी चाहिए। चलिए यहां आपको समझाते हैं। इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लगा P एंड दूसरा फोर्स लगा Q, और इनके बीच का वाला एंगल कितना भैया? अल्फा है। ध्यान रखो, we have two forces are applied, we have two forces P and Q are applied on an object। फोर्सेस क्यों कहा गया? क्योंकि बात चली क्या? वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर्स हो सिमिलर होना चाहिए, फोर्स फोर्स, मोमेंटम मोमेंटम, वेलोसिटी वेलोसिटी। यूं नहीं एक फोर्स लोगे दूसरा वेलोसिटी, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों फोर्स, दोनों वेलोसिटी, दोनों मोमेंटम, मतलब सेम फोर्स सेम वेक्टर्स होनी चाहिए। चले, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर Q है, मतलब एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है, ऑब्जेक्ट पे लगा, उनके बीच का एंगल क्या है? एंगल अल्फा है। ध्यान से देखो सर, इस पॉइंट से दोनों आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, या तो दोनों आउटवर्ड या तो दोनों क्या होगा? आपका इनवर्ड होना चाहिए। अब न्यूटन साहब ने कहा कि अगर हमें क्या निकालना बेटा? हमें निकाला रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब सुनिए, इस पत्थर पे दो फोर्स लगते हैं, एक P और दूसरा Q, उनके बीच का एंगल समथिंग अल्फा है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से उस पत्थर पे, उस ऑब्जेक्ट पे कुल कितना फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, उसके लिए बनाया गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। क्या बनाया गया? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या कहा गया? सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस की सहायता से आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। चलिए जी, बना दिया। ये देखिए सर, ये बनाया गया, क्या लिखा गया? P। ये बनाया गया, क्या लिखा गया? Q। सर इसके पैरेलल यहां बना दिया गया और इसके पैरेलल यहां बना दिया गया। चलिए बना दिया ऐसे। सर ये देखिए, ये हो गया आपका Q जी सर, और ये कितना हो गया बोलो? P हो गया। यस सर, देखो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। सर जी इसके बीच क्या वाला एंगल कितना था बोलिए? अल्फा। चलो ये पॉइंट A मान लिया गया सर, यहां मैंने मान लिया B, सर यहां मैंने मान लिया C, यहां मैंने मान लिया कितना बोलो? D। राइट। अब ध्यान से सुनना सर, एक्चुअल में यहां जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका ये कहलाएगा R वेक्टर। जी सर, अभी आपने कहा था ना रिजल्टेंट यहां से पास होगा जी। तो P वेक्टर, Q वेक्टर का रिजल्टेंट क्या लिखा गया? R वेक्टर लिखा गया। देखो आउटवर्ड आउटवर्ड, रिजल्टेंट भी कैसा हो गया? आउटवर्ड। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, यहां से इसको मिलाया सर, मैंने इसको यहां से मिला दिया और सर इसका नाम रख दिया, चलो यहां लिख दिया मैंने M। यह एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब आगे सुनो सर, अगर ये वाला एंगल अल्फा है 100%, ये वाला एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा सर? आपका अल्फा होगा। चलिए तो लिख दिया सर, वाला एंगल भी कितना होगा? अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखो, कौन सा? ABD में सर इन ट्रायंगल ABD, बेटा ध्यान देखो, ये पॉइंट आपका A है, ये B है, ये क्या बोलो? D है। सर आपने ऐसे बनाया, ये लिखा आपने P से, यहां क्या बनाया आपने? Q, और यहां क्या लिखा आपने? R। ये तो बनाया बेटा, ध्यान से देखना। यस सर, सर ये P है, ये आपका Q है, ये कितना हो गया? R। दैट्स व्हाई वी कैन से यहां जो R वेक्टर निकलेगा वो लिखा जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। यस, तो रिजल्टेंट जो निकला वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के बराबर होगा। बट हम इसको स्केलर फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका 6 न्यूटन है, सपोज कीजिए आपका 8 न्यूटन है और एंगल कितना बोलो? 60 डिग्री है। तो हम एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं जिसमें P की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 8, अल्फा की जगह 60 जो कि गिवन है पुट कर दें और हमें R की वैल्यू निकल जाए। इसका मतलब हम चाहते हैं इसे स्केलर फॉर्म में लाना। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, वो मैं आपको समझाता हूं साहब। देखिए कैलकुलेट करने का तरीका फिर ये हुआ, ये इसको यहां से मिटा दिया। हाँ जी सर, देखिए हमने यूज किया इन राइट एंगल ट्रायंगल। जी सर, ये देखिए BMD। सर BMD अगर हम यहां से निकालते हैं साइन अल्फा जी, परपेंडिकुलर तो लिखा गया DM और हाइपोटेनियस Q। यस सर, साइन अल्फा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखो Q है, मैंने वेक्टर हटा दिया क्योंकि हम यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं सर। ओके, अगर लिखा गया DM, सो दैट्स वाई इक्वल्स टू Q साइन अल्फा।
अगर मैं यहां से निकालता हूं कॉस अल्फा बेस्ड और हाइपोटेनियस, तो लिखा गया bm और हाइपोटेनस लिखा गया क्यू bm, सॉरी, हाँ जी, तो लिखा गया जो bm निकला बेटा वो निकला क्यू कॉस अल्फा। ये देखो सर, मतलब हमने इस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, ध्यान से देखे, और यहां से निकाला साइन अल्फा और कॉस अल्फा, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल ली कॉस के फॉर्म में, ये वाली वैल्यू निकाली साइन के फॉर्म में। दिस इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू कॉस अल्फा। निकल गया। अब इसको मिटा देते हैं बेटा, और अब आते हैं असली कहानी। बेटे ध्यान से देखे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जी सर, ए एम डी, आजा बेटा, सर लिखा गया ए एम डी, सर लिखा गया, सर बोलो, लिखा गया एडी स्क्वायर, बिल्कुल सर, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू डीएम स्क्वायर, जी सर, और प्लस लिखा गया एएम स्क्वायर। आइए बेटा समझा देते हैं। एडी स्क्वायर हाइपोटेनियस, डीएम परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया एएम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर को परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए सर एक बार ठीक से लिखो, सर लिखोगे एडी स्क्वायर, यहां लिखोगे डीएम स्क्वायर, और आगे लिखोगे एएम इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एम। जी सर ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी एम का स्क्वायर। आइए हम यहां वैल्यू पुट करते हैं, लिखा गया आर, जी सर, एडी किसके बराबर है, आर के बराबर है, डीएम आपने निकाला कितना, बोलो क्यू साइन अल्फा, तो आप यहां लिखेंगे क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। यहां देखो, यहां लिखा गया पी प्लस क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर, जिससे यस सर, देखो जो ए बी की वैल्यू कितनी पी है, और ये कितना बोलो क्यू कॉस अल्फा, पुट किया गया, इसका करेंगे स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करोगे तो लिखा गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चे इसे ए प्लस बी के स्क्वायर से ब्रेक करो, लिखोगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा। जी सर, इसे a प्लस बी के स्क्वायर से क्या किया गया, ब्रेक किया गया। बच्चे ध्यान से देखो, इन दोनों में से आप क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर, और आगे 2pq cos अल्फा। सो ये हो गया 1। कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर, और आगे लिखेंगे 2pq cos अल्फा। हाँ जी, 2pq cos अल्फा। अब इस हिस्से को मिटा देते हैं और बात को समझो। सर आपने लिखा आर का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos अल्फा। आपने फॉर्मूला निकाल लिया, आपने ध्यान से देखा नहीं, क्या हमारे क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यू गिवन थी? जी, ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट करे, एक 6 न्यूटन दूसरा 8 न्यूटन जो मैंने दिया है, उनके बीच का एंगल कितना दिया था मैंने, 60 डिग्री। तो पुट 6 न्यूटन 8 न्यूटन 6 न्यूटन 8 न्यूटन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। जी सर, ये एक फॉर्मूला निकल गया जिसकी सहायता से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बट आपने ध्यान से देखा नहीं, जब आपने इस ट्रायंगल को फॉलो किया तो आपने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। जी, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, आपने ये लिखा सर, ठीक है। इसका मतलब चैंप हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू, जी सर, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। जी सर, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप इस वेक्टर फॉर्म को स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन राइट आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। इमेजिन, सपोज करो कि अगर मैं लिख दिया आर इक्वल्स टू आर, हाँ जी सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने इसकी जगह ये लिखा बेटा आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस, नहीं, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, सपोज को लिखना चाहते हैं, दोबारा बताता हूं सर। अगर मैं इसकी जगह पे वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस माइनस वेक्टर क्यू, कुछ बात समझ में आई? मतलब इस वेक्टर क्यू की डायरेक्शन को आप उल्टा करना चाहते थे, जो ऊपर था वो कहां लगाना चाहते हो, नीचे। इट मींस यू कैन राइट वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, लिख सकते हो सर। तो इसके अकॉर्डिंग में जो इसका ब्रेक होगा वो लिखा जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos अल्फा। जी सर, यही समझाना था कि अगर वेक्टर आर
इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू है, तो इसका स्केलर ब्रेक होगा आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। अगर आपने क्यू या पी इनमें से किसी की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो जो ब्रेक आएगा हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा, क्योंकि एक ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, उल्टा कर लिया। सो वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म। तो देखो अभी आपने एक चीज निकाला कि दो वेक्टर्स गिवन है, दो फोर्सेस गिवन है पी एंड क्यू, उनके बीच का एंगल समथिंग है, रिजल्टेंट मतलब उस पर जो ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा। बट एक बात और रह गया, सर क्या आर वेक्टर है? जी सर, तो इसके अंदर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन होगा, आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्शन नहीं बताया आपने। सो व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन, वो समझिएगा सर। सर यहां पर डायरेक्शन का मतलब ये हुआ बेटा, डायरेक्शन का मतलब सर ये वाला एंगल भी आपको निकालना पड़ेगा सर। अगर इस एंगल को मैं मान लूं बीटा, जी सर, आपको निकालना पड़ेगा कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स लगा, वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर लगा, मतलब आपको एंगल भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझाते हैं। इसमें इतना वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं सर, और प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा सर। जी, मैंने यूज किया इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD। यस सर, फिर से इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD, और यहां से निकाला मैंने tan बीटा जी, परपेंडिकुलर DM और बेस लिखा गया AM। जी सर, tan बीटा परपेंडिकुलर DM, बेस कितना हो गया AM। आइए सर, लिखा गया tan बीटा DM एज इट इज AM इक्वल्स टू AB प्लस BM। यस सर, AB प्लस BM। अरे बेटा, सो अगर निकालना हुआ tan बीटा DM, सर लिखा गया Q sin अल्फा, AB P, और यहां लिखा गया Q cos अल्फा, वैल्यू पुट कर दिया गया। बच्चे अगर आपको यहां से निकालना है बीटा, यू कैन राइट tan इनवर्स, याद है ना बेटा, ये बदल जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, इक्वल्स टू Q sin अल्फा डिवाइड बाई P प्लस Q cos अल्फा, दिस वन। देखो जी, ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। इट मींस जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अप्लाई हो, या तो दोनों आउटवर्ड हो या तो दोनों क्या हो, इनवर्ड हो, जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो और किसी प्रॉपर एंगल पे लगे हो तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, और वो रिजल्टेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाले से कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, ये मैंने आपको यहां पर समझाया। अब एक छोटा सा समरी देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा सर। ये देखिए सर, हाँ जी, आइए, फॉर दिस फिगर you can write vector R equals to vector P plus vector Q। जी सर, then you can write R का स्क्वायर equals to P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। पहली चीज ये निकाली आपने। दूसरी चीज आपने निकाला tan बीटा, यस सर, सर लिखा गया Q sin अल्फा डिवाइड बाई P प्लस Q cos अल्फा, यस सर। इसका शॉर्ट फिगर ये हुआ बेटा, ये आपका P था आउटवर्ड, ये Q था आपका आउटवर्ड, एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट कितना बोलो R है, और ये वाला एंगल कितना हो गया, बीटा है सर। बट अगर मैं लिख दूं सर यहीं पे वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, तो अगर इसके अकॉर्डिंग में ये वेक्टर है, इसका स्केलर ब्रेक है, तो यहां लिखोगे R का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos अल्फा। चैंपियंस, सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये जानना बहुत जरूरी था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए हम इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जो कंपटीशन में आए हैं सर, वो सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ बच्चों सुनिए, क्वेश्चन ये है, ये देखो सर, क्वेश्चन है सर, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक तो A प्लस बी एंड दूसरा A माइनस बी। A प्लस बी और A माइनस बी, सर इनके बीच का जो एंगल है वो आपका अल्फा है, इनके बीच का एंगल कितना बोलो, अल्फा है, और जो रिजल्टेंट फोर्स निकला वो लिखा गया विद इन रूट 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्वेश्चन है सर फाइंड, जी सर क्वेश्चन क्या है, फाइंड अल्फा। चलिए क्वेश्चन सुनो, किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट करते हैं, पहला A प्लस बी, दूसरा A माइनस बी, दोनों एक दूसरे से अल्फा डिग्री के एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। सर उनका जो रिजल्टेंट है विद इन रूट 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है, बताइए ये जो एंगल अल्फा होगा वो कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है भैया, R का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। चलिए हमने R की जगह पुट कर दिया 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है बेटा, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। से यहां पुट कर दिया A प्लस बी का स्क्वायर, सर यहां पुट कर दिया A माइनस बी का स्क्वायर, सर आगे लिखा गया
ए प्लस बी और आगे लिखा गया ए माइनस बी, साथ में क्या लिखा गया कॉस अल्फा। चलो भाई पी और क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दी, देखो अल्फा निकल जाएगा। इसे ब्रेक करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3a² प्लस बी स्क्वायर से यहां सॉल्व करेंगे, लिखा गया a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी सर, और यहां लिखोगे तो लिखोगे a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस सर, ब्रेक किया गया। और यहां लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यू कैन राइट a² माइनस बी स्क्वायर, साथ में कितना बोलो कॉस अल्फा। मतलब हमने इसे क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। एक को a प्लस बी के स्क्वायर से ब्रेक किया और एक को a माइनस बी के स्क्वायर से क्या किया, ब्रेक किया। अब आइए सर, लिखा गया 3a² प्लस बी स्क्वायर। बच्चे 2ab माइनस 2ab कैंसिल, क्या देखो a² यहां गया 2a² प्लस 2b² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस दी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b स्क्वायर और साथ में कितना हो गया cos अल्फा। बेटा इस दोनों को इधर ले आओ, ये इधर के माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा a², इधर के माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा b² और यहां बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b², साथ में कितना बोलो cos अल्फा। आइए अब अगर हम निकालते हैं यहां से सर cos अल्फा, तो लिखा गया a² माइनस b² डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b², कट के कितना आ गया बोलो 1/2। सर यहां लिखा गया cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2 दैट्स इक्वल्स टू cos 60, तो जो अल्फा निकल गया क्या निकल गया बेटा 60 डिग्री निकल गया। बात समझ में आई सर? जी, हमें दो फोर्सेस गिवन थे, उनके बीच का एंगल पता करना था, रिजल्टेंट गिवन था, सीधा फॉर्मूले किया था कि सर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos अल्फा, पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन यह है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस P एंड Q अप्लाइड है। वेक्टर सर, एक फोर्स P है एंड दूसरा फोर्स Q है, अप्लाइड है, और उनका जो रिजल्टेंट है कितना बोलो R है। क्वेश्चन है सर, when the two forces P and Q are applied on an object, then resultant is R. When the two forces P and Q are applied on an object, then resultant is R. Now, direction of Q is reversed. Now, direction of Q is reversed. Keeping the value of resultant is constant. सेकेंड स्टेप में बोला गया क्योंकि डायरेक्शन को उल्टा करो लेकिन रिजल्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, आर ही रखना है सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है सर, वो आपकी 4 ऑप्शंस होंगे, वो मैं आपको निकालूंगा सर। सबसे पहले स्टेप 1, आइए सॉल्यूशन में सर ये आपका स्टेप 1 है। कहा गया दो फोर्सेस पी और क्यू एक दूसरे से अप्लाइड है, सर रिजल्टेंट कितना बोलो आर है। तो आप इसे सॉल्व करोगे बेटा, तो आप लिखोगे आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। मैंने मान लिया सर, ये देखो ये p है, यस सर, ये q है, इनके बीच का एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट कितना बोलो आर है। इसका मतलब यू कैन राइट, ठीक है सर, यू कैन राइट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अब अगले स्टेप में कहा गया स्टेप 2 में सर ध्यान देखना सर, p में कोई चेंज नहीं किया गया क्योंकि डायरेक्शन को उल्टा किया गया। उल्टा मतलब नीचे कर दोगे नेगेटिव। सुनो भाई, उल्टा किया गया, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट यहां से पास होगा। बिल्कुल सर, कहा गया वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। आप सुनेगा ध्यान से, इसको यहां से मिलाया गया। अब जो ये वाला एंगल अल्फा था, अब इनके बीच का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। जी सर, देखो ध्यान से, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बोलो 180, ये वाला एंगल कितना था अल्फा, तो अगला कितना हो गया 180 माइनस अल्फा। आइए अगर इसको सॉल्व करते हो, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड cos 180 माइनस अल्फा। जी सर, क्योंकि आपने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। देन यू कैन राइट आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos अल्फा, बिकॉज cos 180 minus alpha, this is equals to minus cos alpha। देख बेटा, ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन क्या है 2 है। अगर मैं करूं सर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को मैं अगर ऐड कर दूं, ऐड करने से लिखा जाएगा 2r का स्क्वायर, सर लिखा गया 2p स्क्वायर, लिखा गया 2q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऐड करने से ये दोनों ऐड रहेंगे, ये दोनों ऐड रहेंगे, ये दोनों ऐड रहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पे क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर डालूं तो लिखा जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जी, यही आपका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन बोल लेता हूं दोबारा, when the two forces P and Q are applied on an object, then the resultant force is R. Now, direction of Q is reversed. Direction of Q is reversed, keeping the value of resultant is constant. Then,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, उसमें ऑप्शन था आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वहां आप टिक कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। राइट है। अगला क्वेश्चन सुनो जी, क्या अगला क्वेश्चन भाई? कहा गया टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज R1, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज R1। पहले इतना समझा सर? स्टेप 1 सुनिए, ये लो भाई, ये आपका P है, ये आपका Q है, इसके बीच के वाला एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट में वाले कितना बोलो R1 है, इनके अकॉर्डिंग में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे R1 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। सुन लो क्या कहा गया, क्वेश्चन का पहला हिस्सा समझाते हैं। कहा गया when the two forces P and Q are applied on an object, then the resultant force is R1। मैंने मान लिया P और Q दो फोर्स है, उनके बीच का अपनी तरफ से एंगल मान लिया कितना बोलो अल्फा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना R1 है, सॉल्व किया ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कहा गया? स्टेप 2 में यह कहा गया भाई P में तो कोई बात ही नहीं की गई सर जी। कहा गया डायरेक्शन ऑफ Q इज रिवर्स्ड, Q के डायरेक्शन को उल्टा किया गया, कर दिया भाई, ऊपर तक नीचे लगा दिया, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाई R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई Q, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाई R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बोलो Q, R1 square minus P square divided by Q. Then resultant force becomes R2. कहा गया सेकेंड स्टेप में कि भाई Q की डायरेक्शन को उल्टा करो, कर दिया भैया, और उसे हटाओ, उसकी जगह यूज करो R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाय Q। तो बोलो रिजल्टेंट कितना हो गया? R2 हो गया। बताइए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2? तो R1 और R2 के बीच रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना। पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन ये है two forces P and Q are applied on an object, then resultant force is R1. Now, direction of Q is reversed and it is replaced by R1 square minus P square by Q. Then resultant force becomes R2. So, what is the relation between R1 and R2? आइए जरा यहां ध्यान रखना, रिलेशन नंबर 1 से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिखा गया Q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। मतलब बेटा P को मैंने इधर कर लिया, और देखो सर हम लिख सकते हैं R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इन दोनों में से Q कॉमन निकालोगे तो Q प्लस 2p cos अल्फा। ठीक है बेटा, और अगर मैं Q को नीचे ले जाऊं सर, ध्यान से देखिएगा, R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई Q, तो सर लिखोगे Q प्लस 2p cos अल्फा। कोई बात भेजे में आई? बिल्कुल सर, ध्यान से देखो, R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई Q सर मैच कर रहा है, यस। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो? पुट कर सकते हो Q प्लस 2p cos अल्फा। ये मैंने यहां से निकाल लिया। अब जो ये वाला एंगल होगा बेटा, ये हो गया 180 माइनस अल्फा। क्यों भाई क्यों? अरे पूरा एंगल कितना होता है लीनियर? 180। ये वाला एंगल अल्फा था, छोड़ दो, कितना बचेगा? 180 माइनस अल्फा। अब करते हैं सॉल्व। ये लो, सो लिखा गया R2 स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर एंड Q प्लस 2p cos अल्फा का स्क्वायर। आगे 2 P की जगह पे P, Q प्लस 2p cos अल्फा एंड दिस इज cos 180 माइनस अल्फा। आइए समझा देते हैं, फॉर्मूला फिर लगा गया सर, R2 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, Q की जगह पे क्या पुट किया गया? ये वैल्यू। सर देखो R2 स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस अल्फा। सिर्फ छोटी सी बात, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी क्योंकि मैंने आपको वेरीफाई करके यहां पे दिखाया। अब सुनो सर, सॉल्व किया गया R2 स्क्वायर, यहां लिखा गया P स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे लिखोगे Q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, सर लिखा गया cos स्क्वायर अल्फा, प्लस आगे भी होगा भाई क्योंकि a प्लस बी के स्क्वायर से ब्रेक कर रहे हो। सुन लो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखा गया 4pq cos अल्फा। सर जी cos 180 माइनस अल्फा, दिस इज माइनस cos अल्फा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखोगे 2p cos अल्फा एंड लिखा गया Q प्लस 2p cos अल्फा। क्या किया बच्चे? cos 180 माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ कितना होंगे बोलो? 2p cos अल्फा इंटू दिस। मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आइए जहां सॉल्व कर लीजिए, यहां लिखा गया P स्क्वायर, यहां लिखा गया Q स्क्वायर। सर यहां लिखा गया 4p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, से यहां लिखा गया 4pq cos अल्फा। जी मल्टीप्लाई करो,
यहां लिखोगे 2p क्यू कॉस अल्फा माइनस लिखा गया 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ले भाई, यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, r2 स्क्वायर, यहां बचा p स्क्वायर, यहां क्या बचा q स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिखोगे, लिखोगे 2p क्यू कॉस अल्फा। बेटा ध्यान से देख, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है? बिल्कुल सर, देखो सेम है सर। इसका मतलब वी कैन राइट r2 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर, मतलब r2 इक्वल्स टू कितना हो गया, r1। दिस इज योर ऑप्शन। तो आज मैंने आपको लॉ ऑफ पैराग्राफ वेक्टर्स के बारे में बताया, उस पर रिलेटेड ये दो छोटे क्वेश्चन बताए। सिंपल सा फंडा है, दो फोर्सेस P एंड Q अगर किसी ऑर्बिट पे एक्ट करते हैं, जिस ऑर्बिट पे एक्ट करते हैं जहां पे उनका पॉइंट है, जहां पॉइंट ऑफ एक्शन है, या तो वहां से दोनों आउटवर्ड होंगे या तो दोनों क्या होंगे, इनवर्ड होंगे। ठीक है सर, उनके बीच का एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट कितना बोलो, r है। तो वेक्टर फॉर्म में यू कैन राइट वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। स्केलर फॉर्म में क्या लिखोगे, r का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। और रिजल्टेंट सर हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ जितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, अगर उस एंगल को बीटा मान लिया जाए तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, tan बीटा इक्वल्स टू q sin अल्फा डिवाइड बाय p प्लस q cos अल्फा। अगर यही वेक्टर r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q हो गया तो स्केलर फॉर्म में क्या होगा, r का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos अल्फा। तो वेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। थोड़ा आप और ऐड कर लो, वे तमाम वेक्टर्स हमें जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को क्या करती है, फॉलो करती है। राइट, सोचेगा स्पीड स्केलर है, बिल्कुल सर। क्यों स्केलर है, क्योंकि हम इसका वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते। इसका वेक्टर एडिशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्केलर है। आप घुमा फिरा के बात वही कर रहे हो, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक के बारे में सोचिएगा, एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअल रीजन क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप चीज़ों को पढ़िए, रीजन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।